Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video number 4, we will cover few important terminology used in question number 1 to question number 6. Right? चलिए शुरू करते हैं, एक एक वर्ड लेना. सबसे पहला वर्ड जो मैं ले रहा हूँ वो है terrible. देखिए इस वर्ड का बेसिकली जिस सेंस में क्वेश्चंस में यूज़ किया गया है वो रूलर के लिए यूज़ किया था ना, जो एम हेमिल के पास होता था आयरन रूलर. अब नेचुरली अगर बच्चों की पिटाई होगी तो वो उससे डरेंगे ना, तो दैट इज़ वाई जिस सेंस में यहाँ यूज़ हुआ है इसका मीनिंग है फियरफुल, हेटफुल. देखिए मीनिंग मेरे बताने का यहाँ पर आपका एम, जो मेरा एम है आपको ये वर्ड्स के मीनिंग्स बताने का, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है. आप अपने आंसर जब लिखें एग्जाम में तो टेरिबल वर्ड को टेरिबल ही यूज़ करें. वो बात अलग है कि अगर आपको टेरिबल वर्ड ना याद आ रहा हो और उसकी जगह आप फियरफुल आयरन रूलर यूज़ कर दें तो गलत तो नहीं होगा, बट बेटर क्या होगा, एक होता है गुड, एक होता है बेटर. तो बेटर और बेस्ट क्या है कि आप टेरिबल ही यूज़ करें. व्हाट आई मीन टू से कि जो टर्मिनोलॉजी बुक्स में यूज़ की गई है अब वही वर्ड्स अपने एग्जाम में आंसर में यूज़ करें तो वो बेटर होगा, है ना. ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ. चलिए दूसरा वर्ड जो मैं लेना चाहता हूँ वो है इसमें स्टैंड स्टिल. ये कहाँ यूज़ हुआ आपने ध्यान दिया होगा. स्टैंड स्टिल हमने यूज़ किया था कि जब फ्रेंड्स अपने स्कूल में पहुँचा तो उसने देखा बिल्कुल संडे जैसा माहौल है, एकदम शांति है, कोई शोर नहीं है, सब बच्चे अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, कोई आ रहा जा रहा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, सब चारों तरफ शांति है. सो दैट इज़ बेसिकली द स्टैंड स्टिल, मीन्स देयर वर नो मूवमेंट्स. क्योंकि आमतौर पे क्या हो रहा था, वो हसल बसल की बात थी. कमोशन तक वर्ड यूज़ कर दिया, विच इज़ ए हैवी वर्ड, कमोशन, कि एकदम नॉइजी डिस्टर्बेंस होती है स्कूल में. बट उस समय जो माहौल था वो एक स्टैंड स्टिल, शांति, बिल्कुल जैसे इंस्पेक्शन के टाइम में नहीं होता स्कूलों में, सब बच्चे अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, शांति से सब वेट कर रहे हैं कि हाँ जी इंस्पेक्शन के लिए जो आने वाले हैं. वो तो सब बच्चे उस दिन एकदम जो है प्रॉपरली अपना शेप अप होके आए हैं. स्कूल में भी सब बड़ा अच्छा सा माहौल है. खैर वो तो एक अलग होता है, यहाँ पर भी कुछ उस तरह का था, सब स्टैंड स्टिल था, देयर वर नो मूवमेंट्स. नेक्स्ट, अब दो वर्ड जो अगले बता रहा हूँ ये एक तरह से चेंज था. किसमें ये चेंज था? एम हेमिल में, कि नाउ ही वॉज मोर सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक वर्ड का मतलब है ही वॉज मोर सपोर्टिव, ही वॉज मोर एनकरेजिंग. होता है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाते वक्त भी ये बात बताई थी कि अब स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, सपोर्ट करना, उसको फील हो रहा था कि मैं करूं, आज मेरा आखिरी दिन है. 40 साल हो गए थे उनको पढ़ाते हुए, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि नाउ लेट्स बी सपोर्टिव, लेट्स बी लिटिल एनकरेजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, है ना. तो वो थोड़े सिंपैथेटिक थे, जैसे किसी के प्रति दया का भाव होता है या किसी को एक साथ देना, एक मीठा बोलना, तो वैसी कुछ उनकी जो है भाषा थी उस दिन. एंड ही वॉज मोर पेशेंट. पेशेंट का मतलब होता है कि मोर टॉलरेंट, सहनशील. यहाँ पर वर्ड एक पेशेंट वो भी होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जो बीमार होता है, जिसका इलाज चल रहा होता है. यहाँ वो सेंस में नहीं है. यहाँ क्या है? पेशेंट. ही वॉज मोर टॉलरेंट, सहनशील. वो सहनशील थे. इस समय मैं इसको अगर हिंदी में बताऊँ आपको, टॉलरेंट वर्ड भी थोड़ा सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, तो सहनशील, ये वर्ड आया है, सहनशील. तो अब क्या हुआ कि फ्रेंड्स लेट आया, वो सोच रहा था कि मैं लेट आया हूँ तो अब मेरे को डांट पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ऐसा नहीं हुआ ना. उस दिन उसके टीचर बहुत शांत थे, उन्होंने उससे बहुत आराम से प्यार से बात की. सो दैट इज़ वाई जो एक तरह से इंडिकेशन दी जा रही है अबाउट द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द टीचर एम हेमिल इज दैट ही वॉज मोर सिंपैथेटिक, मोर पेशेंट. एक और हम वर्ड ले रहे हैं, एक और वर्ड हम ले रहे हैं वो है ग्रैटिट्यूड. देखिए ये बात आई थी हमारी स्टोरी में कि जो एम्प्टी, खाली बैक बेंचेस होती थी, यानी जो पीछे बेंच खाली पड़े रहते थे, उन पर आज ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे. तो क्वेश्चन फिर ये भी आया सामने कि भाई क्यों बैठे हुए थे. तो वो इसलिए बैठे हुए थे कि सबको ये पता था कि आज लास्ट लेक्चर है, तो एक तरह से वो जो फेयरवेल कह लो, फेयरवेल सेंस में नहीं था, पार्टी तो नहीं थी, बट 40 साल की सेवा जो है एक उनकी ख़त्म हो रही थी. आखिरी लेक्चर था, सब उसको सुनना चाहते थे, उनको ये फीलिंग देना चाहते थे कि भाई आप महान हो और हम थैंकफुल हैं. सो दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. वो फीलिंग, वो थैंकफुलनेस शो करने के लिए विलेजर्स आए हुए थे, आभार व्यक्त करना, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. नेक्स्ट इज़ पेट्रियाटिक. देखिए देश के लिए फीलिंग होना,
दैट इज पेट्रियाटिक फीलिंग। जैसे कहते हैं ना, कोई फंक्शन हो रहा है तो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स तैयार करो, मेरे देश की धरती सोना उगले या वड़ेवर, बहुत सारे इस तरह के। जब 15 अगस्त आता है खासकर तो स्कूल के फंक्शंस में, अब तो आप 12th में हो तो आपने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, तो जब ये 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तब खासकर पेट्रियाटिक फीलिंग्स भी जनरेट होती हैं और उस तरह के सॉन्ग्स भी निकाल के फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज द लव फॉर द कंट्री, द डिवोशन फॉर कंट्री, है ना, दैट नेशनलिस्ट फीलिंग कि हाँ मैं भारतीय हूँ, मेरे को अपने देश से प्यार है, तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट इज नेशनलिज्म, पेट्रियाटिक फीलिंग्स, राइट। तो वो फीलिंग्स जो है वो जनरेट हुई एमहेमल में भी, फ्रेंड्स में भी, विलेजर्स में भी, सभी में वो फीलिंग्स बेसिकली जनरेट हुई। एक और वर्ड मैं ले रहा हूँ आपके लिए, दैट इज एक्सेसिबल। एक्चुअली ये यूज़ किया गया था फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, कि अब उनको बोल दिया कि कल से जर्मन सीखो, फ्रेंच मत सीखो, तो अब सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि ओह कल तक ये चीज़ ईजिली हमारे पास अवेलेबल थी, अब ये हमारे को नहीं मिल पाएगी। तो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है रीचेबल या अटेनेबल, कि ये चीज़ हमारे पास ईजिली अवेलेबल थी और अब हम जो है इसको यूज़ या एक तरह से इसका जो बेनिफिट है वो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अगला वर्ड मैं ले रहा हूँ, दैट इज क्रैंकीनेस। क्रैंकीनेस होता है इरिटेबलनेस। कुछ लोग होते हैं ना बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा कर बैठते हैं, दैट इज द क्रैंकी बिहेवियर। होता है ना भाई, क्यों तू बार बार गुस्सा हो जाता है, क्यों बात बात पे शोर करता है। कुछ लोग होते हैं बड़ी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, और खासकर टीचर्स का ये हाल है, वो एक्चुअली इरिटेट हो या ना हो थोड़ा सा अपनी इरिटेशन शो भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर अंदर से शांत है लेकिन बच्चे को ऊपर से दिखा रहा है कि उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि तूने होमवर्क नहीं किया। वो गुस्सा दूसरे के अंदर एक फियर जनरेट करने के लिए या ये दिखाने के लिए होता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप प्लीज़ कल से अपना होमवर्क करके आएँ या क्लास में आप प्रॉपरली बिहेव करें, है ना। तो वो समटाइम्स टीचर्स जो हैं वो क्रैंकी होते भी हैं, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि कई बार हम क्लास में अपना वो क्रैंकी बिहेवियर या इरिटेबल बिहेवियर शो भी करते हैं, जस्ट टू क्रिएट सम फियर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट सो दैट दे ओबे आवर इंस्ट्रक्शंस। ये होता है, इट इज़ नेचुरल, है ना। खैर, अगला वर्ड हम ले रहे हैं फॉन्डनेस। अब ये कहाँ आया था? ये आया था इस बात पे कि पहले तो उसको पसंद नहीं थी किताबें, वो बर्डन लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, अब उन्हीं से उसको प्यार हो रहा है। वो टीचर उसको पसंद नहीं था, अब वही टीचर जो है फ्रेंड्स को अच्छा लग रहा है। दैट इज फॉन्डनेस, अफेक्शन। इसका मीनिंग लिखिए, अफेक्शन और लाइकिंग फॉर समवन। अफेक्शन और लाइकिंग फॉर समवन, ठीक है। अभी जैसे मैं किताबों की बात कर रहा था कि उसको वो किताबें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसके लिए वो वर्ड यूज़ करता था न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमारे लिए मुसीबत करे जो, है ना, तो पर्सन और थिंग कॉजिंग बर्डन और प्रॉब्लम, दैट इज न्यूसेंस। कई बार होता है ना, जैसे कोई लाउड स्पीकर चल रहा था, हम कहते हैं व्हाट अ न्यूसेंस। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, लड़ रहा है ना, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गाली गलौच, तो वो एक न्यूसेंस होती है एनवायरनमेंट में। सो द पर्सन और द थिंग कॉजिंग बर्डन और प्रॉब्लम, और ये न्यूसेंस उसको किससे हो रही थी? उसकी अपनी किताबों से। और जैसे ही उसने वो ऑर्डर सुना और उसको ये पता चला आज ये लास्ट क्लास है, अब ना एक तरह से ये टीचर रहेंगे ना वो पढ़ाई उस तरह से रहेगी, तो अचानक उसको वो एक फॉन्डनेस, वो प्यार, वो डेवलप हो गया। वही टीचर अच्छे लगने लगे, वो स्कूल, वो किताबें जो न्यूसेंस लग रही थी उसको ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगे। तो ये सब चेंजेस जो है उसमें आए। एक और वर्ड हम ले रहे हैं, दैट इज प्रेशियस। प्रेशियस जो है वो लैंग्वेज के लिए यूज हुआ इस चैप्टर में, कि उनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी फ्रेंच, वो कितनी प्रेशियस थी, है ना। वैसे तो प्रेशियस वर्ड का जनरल मीनिंग अगर मैं आपको लिखवाऊं जिस सेंस में यहाँ यूज है उस सेंस में भी ऑफ ग्रेट वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी बहुत कीमत है ना। जैसे हमारी रिस्पेक्ट की बहुत कीमत होती है ना, हमारी जो डिग्री है, हमारा जो घर है, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, हमारे जो ऑल रिस्पेक्टेबल एल्डर्स हैं, ये प्रेशियस होते हैं लाइफ में। ग्रेट वैल्यू का मतलब रादर इनवैल्यूएबल, जिसको वैल्यू नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये उस तरह का है कि हमारी जो मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज, उसकी कितनी इज्जत है, उसको वैल्यू में थोड़ी कर सकते हो कि हाँ जी $100 की है या 100 करोड़ रुपए की है। इट इज़, दीज थिंग्स कैन नॉट बी वैल्यूड। तो प्रेशियस उनके लिए यूज़ किया गया है।
हैविंग ग्रेट वैल्यू। इसी तरह से वर्ड यूज़ किया गया प्राइड, कि कोई भी अपनी भाषा में प्राइड, गर्व महसूस करता है, तो इसका वर्ड आप लिख सकते हैं ऑनर, है ना। और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी एक चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट, करेक्ट। ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, जो हम महसूस करते हैं, गर्व महसूस करना, दैट इज प्राइड। फिर एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया था, रिफ्लेक्ट्स। देखिए जहां तक सवाल है रिफ्लेक्ट्स का मतलब शोज, कि अगर हम अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपने देशवासियों को, नेटिव लैंग्वेज को कर रहे हैं, तो हम अपने नेशन को भी लव करते हैं, हम अपने नेटिव पीपल को भी, नेटिव ट्रेडिशंस को भी, कल्चर को भी, नेटिव फेस्टिवल्स को भी, हर चीज़, फिर हम अपने उस देश से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, ये चीज़ शो करता है ना। उस सेंस में ये वर्ड रिफ्लेक्ट्स यूज़ किया गया था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्नैच्ड, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था कि जिससे जब कोई चीज़ छिन जाती है ना, तब वो उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। अब जैसे वो छिन गई थी ना उनसे फ्रेंच लैंग्वेज, कल तक वो फ्रेंच पढ़ रहे थे, अभी वो फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। सो इट वॉज एक तरह से फोर्सिबली टेकन अवे, फोर्सिबली, ज़बरदस्ती टेकन अवे, वो चीज़ उनसे ले ली गई है एक जोर ज़बरदस्ती के तरीके में, फोर्सिबल टेकन अवे, है ना। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज लॉजिकल। देखिए जहाँ तक सवाल है लॉजिकल का, ये वर्ड कहाँ आया? एम हैमिल ने डिक्लेयर किया, एक तरह से बड़ी पेट्रियाटिक स्पीच थी जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। नेचुरली उनको अपने देश से, अपनी भाषा से प्यार था, उन्होंने ऐसा बोला, और उन्होंने बोला इट इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। एंड द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल होता है मतलब जो होता है ना भाई, ये चीज़ लॉजिकल नहीं है, यानी कि आप जो कर रहे हो वो दूसरे बंदे भी समझ पाए, तो एक लॉजिकल लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडेबल है, सेंसिबल है ना। तो इसका मीनिंग आप लिखेंगे यहाँ पर जिस सेंस में यूज हुआ, अंडरस्टैंडेबल, सेंसिबल, तो ये है, दैट इज लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू इन दिस इंग्लिश कोर, योर एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th। आप भी थोड़ी सी मेहनत करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स जो हैं वो हर पेज पर आपको नज़र आ ही रहे होंगे, असाइनमेंट में भी हर पेज पर हैं, आप व्हाट्सएप करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव द वीडियोज़। अगर आपके पास, आपकी तरफ से कोई भी सजेशन मेरे पास आता है, और इन जनरल अगर आपको कोई क्वेरी है तो अगर आपने अपना नंबर हमारे ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, जो कि फ्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, नो चार्जेस, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे कि हम किस स्टूडेंट से डील कर रहे हैं। तो आपने अपना नाम और फ़ोन नंबर देके रजिस्टर करवाना है, तो फिर हम आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।